तो आवर्त सारणी की हम बात कर रहे थे, परमाणु त्रिज्या हम पढ़ने लग रहे थे। परमाणु त्रिज्या में आपने आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या अच्छे तरीके से समझ लिए, ठीक है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी ये बातें हैं, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वान डेर वाल त्रिज्या, ये कहीं पर आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्यों? क्योंकि इसी से हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी त्रिज्या छोटी होती है, कौन सी त्रिज्या यहाँ पे बड़ी होती है। यदि एग्जाम में नहीं भी आए तब भी आपको ये फर्दर क्लासेस के लिए, यानी कि क्लास 12th में भी ये सब चीज़ें दोबारा से रिपीट होने वाली है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिमाग में इनको रखना है, ठीक है। तो बात करते हैं वान डेर वाल त्रिज्या की। वान डेर वाल त्रिज्या थोड़ी सी अलग है, ठीक है। जहाँ पे भी शब्द आ जाए आधा, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो सहसंयोजक त्रिज्या ही रहेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दो अणु मेरे सामने दिए हुए हैं। दो अणु के जो परमाणु हैं वो क्या है, इस प्रकार है। पहला अणु ये रहा, दूसरा अणु ये रहा। पहला अणु ये रहा और दूसरा अणु ये रहा। मैं आपसे यदि पूछना चाहूँ कि भाई यहाँ पे दो अलग अलग अणु आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इन दोनों अलग अलग अणुओं में पास पास के परमाणु कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर ई गोला वाला और ई गोला वाला। यानी कि जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे येलो सर्कल किया हुआ है, और एक ये वाइट सर्कल, यानी कि ये दोनों, ठीक है, ये आपको पास पास में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आप एक काम करो कि इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला, ये जो सांप बना रखा है यहाँ पे ना, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनके नाभिकों के बीच की दूरी हो गई। इसका आधा कर दो यार, इसका आधा कर दो। ये आधा हमने कर दिया, तो आपके पास में जो यहाँ पे रिजल्टेंट निकल के आया ना, या तो ये और एक ये, दोनों बराबर है ना। या तो इसको बोल लो या फिर इसको बोल लो, या तो ये हो गया या फिर ये हो गया। ये और ये दोनों यहाँ पे बराबर है, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, वान डेर वाल रेडियस, यानी कि वान डेर वाल त्रिज्या इसको बोला जाता है। डेफिनेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, वही बात है जो मैंने आपको बताई है। दो समान निकटतम अणुओं के पड़ोसी परमाणुओं के, दो समान निकटतम अणुओं के पड़ोसी परमाणु, ये वाला और ये वाला, पड़ोसी परमाणुओं के अंतः नाभिकों की दूरी, अंतः नाभिकों की दूरी का मतलब ये हो गया, ये वाला जो यहाँ पे पीला सा मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे अंतः नाभिकों के बीच की दूरी है, और इसका जो आधा रहेगा वो क्या हो जाएगा, वान डेर वाल त्रिज्या कहलाएगा। अब बात क्लियर है, ठीक है। आई बात समझ में? अब लगने लगा होगा कहाँ सर इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे दो अणुओं के जो परमाणु हैं, यानी पड़ोसी जो परमाणु हैं, उनके अंतः नाभिकों की दूरी का हमें आधा करना है। वही क्या कहलाएगी, वान डेर वाल त्रिज्या कहलाएगी। पक्की बात है, बड़े आगे चलो जी। अब यदि मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पे कंपैरिजन भी कर लीजिए कि सर जो आपने यहाँ पे त्रिज्याएं बताई हुई ये पिछले तीनों क्लासों में, दोनों क्लासों में, वो किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वान डेर वाल त्रिज्या का मान जो रहता है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम जो रहेगा परमाणु त्रिज्या, उससे कम जो रहेगा सहसंयोजक त्रिज्या। यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे टॉपिक में आगे बढ़ते गए हैं, जैसे जैसे हम पार्ट में हम आगे बढ़ते गए हैं, त्रिज्या का मान भी बढ़ता गया है। इस बात से आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा। ऐसे समझो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ा था। आयनिक को तो भूल जाओगे ना, इन तीनों को करेंगे कंपेयर। सबसे पहले सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ा था, उसके बाद में क्या पढ़ा था, धात्विक त्रिज्या। अच्छा, उसके बाद में क्या पढ़ा था, उसके बाद में सर वान डेर वाल त्रिज्या पढ़ा था। यानी कि हमने यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में ही त्रिज्या के मान के बढ़ते हुए क्रम में ही यहाँ पे त्रिज्याओं को पढ़ा है, ताकि आपको यहाँ पे आसानी से याद रहे, ठीक है। पक्की बात है, बड़े आगे देखिएगा अगला पॉइंट। वान डेर वाल त्रिज्या हमेशा भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, यानी कि जो यहाँ फिजिकल स्टेट होती है उस पर ये हमेशा निर्भर करेगी। इसका मतलब हो गया सर भौतिक अवस्था। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 1 जिसमें आपका बहुत प्यार मिला है, उसमें आपको देखने को मिला होगा सर 3 अवस्थाएं थी, भौतिक, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनके लिए जो त्रिज्या का मान है वो यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है। यदि कोई यहाँ पे कोई भी पदार्थ, यदि कोई पदार्थ यदि ठोस अवस्था में है, तो भाई मेरे उसके लिए वान डेर वाल त्रिज्या क्या होगी, निम्नतम होगी। यदि वही ठोस पदार्थ यदि
वही ठोस पदार्थ गैस के रूप में आपको देखने को मिलता है, तो उसके लिए जो वान डेर वाल त्रिज्या होती है वो अधिकतम होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ साबित होगी। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके डेवलप होंगे कि यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे भौतिक अवस्था के बारे में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर ठोस अवस्था में क्या होगी भाई मेरे यहाँ पे अधिक निम्नतम होगी, और गैस अवस्था में क्या होगी वान डेर वाल त्रिज्या अधिकतम होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पक्की बात है। चलो जी, यदि हम बात करते हैं ठोस या द्रव अवस्था में उत्कृष्ट गैसों की हम बात कर रहे हैं। उत्कृष्ट गैसें वर्ग नंबर 18 शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। उत्कृष्ट गैसें जिनका अष्टक हमेशा पूर्ण होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठोस अवस्था या फिर द्रव अवस्था में उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता है। ये बात आपको मैंने पहले ही बताई थी कि उत्कृष्ट गैसें जो रहेगी वो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती है। ठीक है, क्योंकि पहले से ही उनका अष्टक जो है परिपूर्ण है। सर अष्टक की बातें कर रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड की बातें कर रहे हैं, तो बॉन्ड वगैरह कब पढ़ाओगे? अगले चैप्टर का वेट करो। ठीक है, रासायनिक बंध में पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सर रासायनिक बंध की यहाँ पे बात आ गई तो हमें तो पता ही नहीं है। अरे भाई, जब आप 11th के एग्जाम देंगे, ठीक है, तो सिर्फ पीरियोडिक टेबल ही थोड़ी ना पढ़ के जाएंगे, आप पूरी की पूरी बुक पढ़ के जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप वहाँ पे पीरियोडिक टेबल भी पढ़ के जाने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ के जाने वाले हैं, रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्डिंग भी वहाँ पे पढ़ के जाने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर तो उसी के हिसाब से सेट होगा ना मेरे भाई। ठीक है, चलो जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ठोस या द्रव अवस्था में उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता है और सिर्फ कमजोर वान डेर वाल बंध ही होता है। बहुत बार फेवरेट है भाई ये। कोई यदि बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो या फिर जेई की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहता है वान डेर वाल त्रिज्या के ऊपर, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन ये वाला बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो एक बार सोचेगा जरूर कि वान डेर वाल त्रिज्या में उत्कृष्ट गैसों के ऊपर क्वेश्चन दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कमजोर वान डेर वाल बंध होता है किसमें? यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों में। ठीक है, अतः उत्कृष्ट गैसों के लिए सिर्फ वान डेर वाल त्रिज्या ही होती है, इनके लिए और त्रिज्या नहीं होती है, क्योंकि सर ये यहाँ पे अष्टक पूर्ण किए हुए रहते हैं, कोई बॉन्ड यहाँ पे अलग से नहीं बनेगा। क्लियर है बात? पक्की बात है। ठीक है, तो ये क्या थी भाई मेरे वान डेर वाल त्रिज्या, यानी कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा परमाणु त्रिज्या में? आयनिक त्रिज्या पढ़ लिया, सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ लिया, धात्विक त्रिज्या पढ़ लिया, सबसे लास्ट में हमने वान डेर वाल त्रिज्या भी पढ़ लिया, यानी कि त्रिज्या पूरी तरीके से कंप्लीट है। और यदि मैं आयनिक त्रिज्या को साइड में रख दूं, तो यहाँ पे हमने जो त्रिज्याएं पढ़ी है ना, वो किस हिसाब से पढ़ी है? सबसे कम सहसंयोजक, उससे ज़्यादा धात्विक त्रिज्या, उससे ज़्यादा वान डेर वाल त्रिज्या, और इस पूरी की पूरी कहानी में ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगी। ठीक है, कि भौतिक अवस्था पर निर्भर करेगा। यदि मैं बात करता हूँ किसी पदार्थ की ठोस अवस्था की, तो वहाँ पे वान डेर वाल त्रिज्या निम्नतम होगी, और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी गैस अवस्था की, तो वान डेर वाल त्रिज्या अधिकतम होगी। उत्कृष्ट गैसों में जो यहाँ पे वान डेर वाल बंध होता है वो क्या होता है? कमज़ोर होता है। इसका मतलब उत्कृष्ट गैसें जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उनकी वान डेर वाल त्रिज्या ही होती है। क्लियर है बात? पक्की बात है। चलो जी, तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।